जंतुनाशक दवाइयां यदि सरकार सब्सिडी ना दे तो किसान कर ही नहीं सकता, इतनी महंगी है। ये जो यूरिया डीएपी आप खेतों में डालते हो ना, ये भारत सरकार को 2,500-3 हजार रुपए में बैग पड़ता है और आपको वो 300 रुपए में देती है। इस पे इतनी सब्सिडी भारत सरकार देती है। पिछले 1 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया डीएपी विदेशों से भारत सरकार ने खरीदा है और सब्सिडी से किसान को देती है। तो आप खेडूत भाइयों को सोचना चाहिए, 2.5 लाख रुपया कितना बड़ी राशि जो हर साल देश का बाहर जाता है, और ये हर साल बढ़ रहा है क्योंकि धरती बंजर हो गई और जबरदस्ती पैदावार लेने के लिए उसमें और ज्यादा डालना पड़ता है। अभी हमारे जो एडीसी साहब हैं, मीना साहब मेरे साथ, जो आईपीएस अधिकारी आपके प्रदेश के, वो मेरे को पूरी दुनिया में जो रिसर्च चल रही है, रिसर्च उसकी बीच बीच में जानकारी देते रहते हैं। तो उन्होंने कल ही मेरे को एक नई रिपोर्ट दी जो यूएनओ की है, जो सारे विश्व के लोगों की खाद्य आपूर्ति की चिंता करते हैं। यूएनओ की वो रिपोर्ट आई है जिसमें बताया कि इस समय जो रासायनिक खेती दुनिया में हो रही है, धरती माता जवाब दे चुकी है। अब इसमें हिम्मत नहीं बची और जहर खाने की। अब इसने उत्पादन ओछा करना शुरू कर दिया, कम हो गया, और 10% उत्पादन दुनिया में अब कम हो गया है। और ये ऐसे ही चला तो और कम होता चला जाएगा। लागत खर्चा आपका बढ़ता जाएगा और इनकम आपकी कम होती जाएगी, धरती बंजर हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियों को आप न उपजाऊ जमीन दे पाओगे, न साफ शुद्ध पानी दे पाओगे, न साफ शुद्ध हवा दे पाओगे। सब लोगों को बीमार करके अस्पतालों में भेज दोगे तो कैसे भारत विकसित होगा? जब प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए आह्वान किया कि हमने वो रास्ते अपनाने हैं, मेहनत करनी है हर दिशा में, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर भी हो, स्वावलंबी भी हो और विकसित भी हो। अभी जब मैं आया तो हमारे डीएम साहब ने, डीडीओ साहब ने ये जो आपके उपचार के लिए यहाँ कैंप लगा, मेरे को वहाँ लेकर के गए। मैंने वहाँ जो कैंप में डॉक्टर्स, कर्मचारी हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनसे बातचीत की तो उन्होंने आप में से कुछ लोगों को चेकअप किया और मेरी चिंता बढ़ी। उन्होंने कहा कि करीब 40-50 लोगों को हाइपरटेंशन, बीपी ऊंचा मिला, हाई ब्लड प्रेशर, किन्हीं के और 10 तरह की वो बीमारियां बताई जो इस इलाके में आदिवासी क्षेत्र में जो यूरिया डीएपी भी कम डालते, फिर भी ये बीमारियां आ गई। और उन्होंने बताया डायबिटीज के भी बहुत रोगी आप में पैदा हो गए। आप सब जितने भाई बैठे हैं, विशेष करके थोड़ा मेरे जैसी बड़ी उम्र के, आप याद करो, आज से 40 बरस पहले कोई जानता था ये शुगर डायबिटीज क्या होती? बोलो भाई, कमजोर विद्यार्थियों बोलो। रोटी खा के आए कि गामित ने ही प्रबंध कर रखा है? बोल, थोड़ा बोलो मेरे साथ, तब समझूंगा मेरी बात समझते हो आप। हार्ट अटैक और ये कैंसर नाम की बीमारी को कोई जानता था? और बताओ, ये जो पानी की बोतलें लिए फिरते हैं आजकल पीने वाली, 30 साल पहले किसी के हाथ में होती थी? कहीं भी पानी पी लेते थे, सारा शुद्ध था।
अब कहीं पर पानी भी नहीं पी सकते। ये हाल हमने इस प्रकृति का बना दिया। और ये जो गेहूं चावल आप खाते हैं ना, इस पर ICAR के 10 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने रिसर्च की है अभी 1 साल पहले। अपने डॉक्टर टिम्बड़िया जी के पास वो रिसर्च है, आप ले सकते हैं। उस रिसर्च में बताया है कि इस समय भारत में जो गेहूं और चावल आप खा रहे हैं उनमें 45% 45% पोषक तत्व बचे ही नहीं। पेट तो भर रहे हो लेकिन आपके शरीर को पोषण नहीं दे रहे, उनमें बचे ही नहीं। आर्सेनिक एक जहर होता है, चावल में उसकी मात्रा पहले से हजारों गुना ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे ऐसे जहर हमारे अनाज में पहुंच चुके हैं। और मेरे सहित आप जितने भी हो ना इस धरती पर लोग, पानी पीते हो वो शुद्ध नहीं, हवा लेते उसमें जहर हो गया, साग भाजी फल फ्रूट अनाज खाते सब में जहर है। सब किसी को भी टेस्ट करा लो। और ये मैं नहीं, रिपोर्ट्स बता रही है। आज मेरे साथ सौभाग्य से दैनिक भास्कर, जो इस समय देश का सबसे अग्रणी समाचार पत्र है, लगभग 14 करोड़ जिसे पढ़ते हैं लोग, इतना बड़ा अखबार के संवाददाता और लोग आए हुए मेरे साथ। इन्हीं के अखबार ने अभी लगभग महीना पहले रिपोर्ट छापी अपने अखबार के फ्रंट पेज पे। मेरी माँ बहनें और आप ध्यान से सुना इस रिपोर्ट को। उन्होंने 105 माताएं ली। कौन सी माताएं? जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया था, और वो माताएं अपना दूध बच्चों को पिला रही थी। 1-1, 2-2 महीने के बच्चे थे। इन सभी माताओं का दूध के सैंपल लिए लेबोरेटरी में लेके गए, और जब चेक किया तो 105 में से 105 माताओं के दूध में जहर पाया। सब में यूरिया, उनमें तरह तरह के डिटर्जेंट तक उसमें मिले। अब आप खुद सोचो, इतने छोटे मासूम बच्चे के लिए मां का दूध अमृत तुल्य माना गया, पहला भोजन है, उसी में हम जहर पिला रहे हैं। फिर रिसर्च किया गया कि मां जिस गाय भैंस का दूध पीती उसमें क्या, उसमें भी यही पाया, और जो अनाज खा रहे उसमें भी यही जहर पाया। और इसका परिणाम स्लो पॉइजन, धीरे धीरे मंद मंद जहर हम सब ले रहे हैं। और वो मंद गति से हमारे कहीं किडनी फेल कर देता है, कोई पेनक्रियाज खराब हो जाती है, किन्हीं के हार्ट अटैक हो जाते हैं, किन्हीं को कैंसर हो रहा है, किसी के घुटने बदल रहे हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारों से। आज ये स्थिति क्यों है? भाइयों और बहनों, खेडूत बंधुओं, बिना कारण के कार्य नहीं होता। कोई आदमी यूं कहे बादल थे नहीं, बारिश बहुत हुई, मानोगे आप? कोई आदमी ये कहे धुआं बहुत था, आग नहीं थी। आग बिना धुआं नहीं, बादल बिना वर्षा नहीं। बिना कारण के जब कार्य नहीं होता तो अपने आप कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, असाध्य रोग बिना कारण के हो गए, ऐसे ही हो गए। आज से 40 साल पहले तो इनमें से एक भी रोग नहीं था, सारे देश के लोग स्वस्थ थे, ये बीमारियां थी ही नहीं, एकदम कहां से आ गई? और आई नहीं गई, बढ़ रही हैं, कितनी तेजी से बढ़ रही है। अभी 3 दिन पहले हम सब ने कैंसर डे मनाया है, कैंसर दिवस था 3 दिन पहले। गुजरात की रिपोर्ट है अखबार में जो आई,
790 लोग प्रतिदिन कैंसर के नए आ रहे हैं अपने गुजरात में। 10 कम 800 लोग प्रतिदिन नए कैंसर को लेके आ रहे हैं, लाखों की संख्या में हो जाएंगे। और यूं ही ये जहर का भोजन हम नहीं संभले तो ये कैंसर कैसे घातक रूप धारण करेगा। और आप सब जानते हैं ना, भगवान करे किसी के घर में बीमारी ना आए, लेकिन जिनके घर में आ जाती है उस घर की पूरी शांति को छीन लेती है। पैसा जितना सब दवाइयों में चला जाता, कुछ भी नहीं बचता, और दूसरी बीमारियां भी दुख का कारण बनती हैं। तो हम सब खेडूत भाइयों को, जो आज डॉक्टर टिम्बड़िया जी ने अपना यहाँ भाषण दिया, सुना कि नहीं आप लोगों ने? कमजोर विद्यार्थियों बोलो जोर से, सुना है? जो उन्होंने बात कही समझ में आई कुछ? तो प्राकृतिक खेती करेंगे? कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करके बताओ। अपने लिए ताली भी बजाओ। ये तो सारे तैयार हो गए। ये तो बहुत सफलता का लक्षण है। आप सबको बधाई। भाई और बहनों, यदि अब नहीं संभले तो बहुत देरी हो जाएगी। इस समय भारत की धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। यूरिया डीएपी जब हम धरती में डालते हैं ना, तो इसमें 45-50% तो नमक है। वो धरती के जो छिद्र हैं उनको पत्थर बना देता है, बंद कर देता है। बारिश आएगी तो ऊपर की 6 इंच मिट्टी को बहा ले जाती जो उपजाऊ है, और धरती में आप पानी पी नहीं रही। आप तो सौभाग्यशाली इसलिए हैं, पड़ोस के यहाँ झील है, यहाँ पानी मिलता है। लेकिन बाकी देश के कई हिस्से में आप जाओ, पानी भूमिगत घटता जा रहा है। और सूक्ष्म जीवाणु जो धरती को उत्पादक क्षमता को, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, वो सब मार दिए। अळसिया, केचुआ सब मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई। ये सब प्रकृति का संतुलन बिगड़ना है। और जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो क्या होगा? बेमौसम वर्षा अभी हुई कि नहीं आपकी 1 सप्ताह पहले? कितनी खेती बर्बाद आपकी हो गई, पकी पकाई फसलें बर्बाद आपकी हो गई। यदि नहीं संभले तो और खराब होगा काम। पहाड़ दरक रहे, कहीं अभी इतनी बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, साइंटिस्ट कहते हैं इस साल सर्दी का भी रिकॉर्ड बनेगा, उससे फिर बर्बादी होगी। अति वृष्टि, अनावृष्टि, अति जहां होगी वहीं बर्बादी होगी। और ये कारण ग्लोबल वार्मिंग, और उसका कारण ये पर्यावरण का दोष। मैं बार बार लोगों को बताता हूं, इस बात को समझो। आपकी जो रासायनिक खेती है ना, इस पर्यावरण को खराब करने में बहुत बड़ा योगदान करती है। ये यूरिया डीएपी जब यूं छिड़कते हो ना खेतों में, यूं डालते हो कि नहीं? ऐसे भर भर के। इस यूरिया में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन यूरिया का, जब ये हवा चल रही ना, इसमें ऑक्सीजन है, ये जो हवा चल रही है, जब आपके यूरिया का नाइट्रोजन हवा में ऑक्सीजन से मिलता है, तो इन दोनों के मिलने से एक तीसरी गैस ऑटोमेटिक बनती है, उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है इस पर्यावरण के लिए। हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक है, वो है भी, लेकिन आप जो खेतों में यूरिया डाल करके पैदा करते हैं वो उस कार्बन से 312 गुना खतरनाक है। और इस देश में करोड़ों टन यूरिया खेतों में बिखेरा जाता है,
उससे कितनी नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होती, कितनी जहरीली गैसें पैदा होती, वो सब हवा में रहती हैं, हमारे सांसों में जाती, अन्न के द्वारा अनाजों से जाती, फल भाजी से उसमें जाती। ये आज स्थिति है। जर्मन के कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, आपका ये पेस्टिसाइड तो अब बादलों तक चला गया। खेत में जब आप जहर छिड़कते हो और खेत से निकलते हो तो आप देखते कितनी गंध आती। पिछले दिनों मैंने पढ़ा, ये जो सांड है ना गांव में जो छोड़ दिए जाते ऊपर घूमते, किसान ने अपने खेत में पेस्टिसाइड का छिड़काव किया और 2 सांड बेचारे जाते हुए खेत में चरने चले गए, घास खा ली, दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों ही मर गए। इतना जहर है। आप पेस्टिसाइड डालते उसमें सांप सर्प भी मर जाते, उसमें अड़सिया कैसे बचेगा जो आपका मित्र है। तो आप जिस रास्ते को पकड़े हुए हो, अब हमने इसको बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। वो पता क्या कहेंगी, हमारे जो बड़े ले थे उनको उन्होंने धरती को तो बंजर बना के दिया, भूमिगत पानी नहीं रहने दिया, सांस लेने की हवा नहीं दी, बीमारी के लिए अस्पताल जरूर बना के गए हमारे बड़े, खूब अस्पताल बना दिए, लेकिन कितने ही बना लो, जब तक मूल पर चोट नहीं होगी अस्पताल से इलाज पूरा नहीं हो सकता। ये बीमारी बढ़ती जा रही है, किसी भी अस्पताल में जाओ जगह नहीं मिल रही, भरे पड़े। कारण को पकड़ो, और कारण है ये जहर वाली खेती, इसको बचाना होगा। दिनचर्या अच्छी बनाओ, खान पान अपना शुद्ध करेंगे तो रास्ता भाई और बहनों बनेगा। आप सब ने आज प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत क्या है, उसका पहली जरूरत है देसी गौ माता। हर घर में देसी गाय कम से कम एक जरूर रखिए, कांकरे, साहिवाल, जो अच्छी दुधारू गाय। आप खेडूत भाई हैं, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, माणिकपुर गांव के लोगों को भी रात को मैंने बताया था। आप आज बड़ी संख्या में दूर दूर से यहाँ जिन जिन गांव के सरपंच आए उनका अभिनंदन है। सरपंच साहब से मेरा निवेदन है, आप जिला स्तर पर इकट्ठी आपकी कई बार मीटिंग होती, एक दूसरे को आप बताओ और अपने अपने गांव में इस बात की सूचना दो। भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा उपकार किसानों के ऊपर ये किया है। अब गाय भैंस की जो ब्रीड है, नस्ल है, उसको उन्नत करने के लिए एक सेक्स सॉर्टेड सीमन बनाया है। वो सीमन मैं खुद खेडूत हूँ, 400 गाय मेरे पास है, 400 से भी ज्यादा। विदेश से वो सीमन 2000 रुपए में मिलता था, अब वो 1200 में मिलता है। वही सीमन भारतीय टेक्नोलॉजी से प्रधानमंत्री जी ने बनवा दिया है और अब वो आपके सरकारी पशुपालन अस्पतालों में मिलता है। जो प्रदेश सरकार ने, गुजरात सरकार ने कुल 50 रुपए में किसानों के लिए कर दिया, केवल 50 रुपए। अब वो सीमन आप अपने गायों पर प्रयोग करो, जब गर्भित हो तो लगाओगे, तो वो इतने अच्छे सांड से बनाया गया है कि आपकी गाय जितना दूध देती है उससे पैदा होने वाली बछड़ी 1.25 गुना ज्यादा दूध देगी पहली बार में, और बछड़ी ही देगी। ये भी एक अगली बात। बहुत अब बैलों की खेती तो खत्म होगी, मैं बधाई देता हूं आप भाइयों को यही बैल देखने को मिले, बाकी देश में बैल बचे ही नहीं, ट्रैक्टर आ गए। हाथ से काम हम करते नहीं, इसलिए भी बीमार होते हैं। तो जो बैल से करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाय की नस्ल जब अच्छी बनेगी, दुधारू ज्यादा होगी, तो आपकी उससे बहुत दूध बेचने से इनकम बढ़ेगी। आपको मैंने रात भी वहां बताया है, ये ब्रीड बनती है अच्छे सांड के सीमन से,
और वो प्रदेश सरकार ने आपको उपलब्ध कराई। आप अपने स्थानीय डॉक्टर जो पशुपालन के उनसे मिलो और वही सीमन लगवाया करो, उससे बछड़ी आएगी 1.25 गुना दूध ज्यादा देगी मां से। फिर उस बछड़ी को दूसरे बुल से उसका नाम नोट करना, नंबर नोट करना साल का, वही दोबारा नहीं लगाना। हमारे यहाँ जैसे आदमियों में गोत्र छोड़ के शादियां होती हैं, ऐसे ही पशुओं में भी ब्रीड बनती है। एक ही सांड गांव में 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। उसी की बेटी उससे क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल ब्रीड बनाने का गलत तरीका है। इसलिए हमारी नस्लें बर्बाद हुई। जो हमारी कवि गौएं 20-20 लीटर देसी गाय दूध देती थी, आज वो 5-6 लीटर 4 लीटर पे आ गई। ये इसी बर्बादी का कारण है। हमेशा बदल करके, रिश्ता बदल करके उनका आपस में संपर्क होना चाहिए। ये ब्रीड बनाने का एक तरीका है। और मैंने काम अपने यहाँ कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में किया। मैंने रात भी बताया था, 10-10 किलो की 10 गाय मैंने खरीदी थी। और ये तरीका मैंने अपना नस्ल बनाने का। उन्हीं गायों से नस्ल बनाते 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 अब मेरी गाय 61 लीटर 200 ग्राम दूध प्रतिदिन तक देती है, एक गाय। और 40-50 गाय ऐसी हैं जो 40-50 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, एक दिन में देती है। और आपकी मैं गाय देख के आया हूं, किसी के पास भी 10 लीटर की ढूंढी नहीं मिलती। और बछड़ी आप रखी है, उनको चारा खिलाते ही नहीं, दूध कहां से देंगी वो? चक्की में अनाज डालोगे तभी आटा निकलेगा, या तो चक्की घुमाते रहो अपने आप निकलेगा? क्यों साहब?